गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। बेटा हम अपने जो ज्योग्राफी बुक है उसके 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। प्राथमिक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं, मानव बस्ती। अब हमारा चैप्टर है मानव भूगोल। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल, ये करेंगे। मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है बेटा? मानव भूगोल, सबसे पहले भूगोल हमने पढ़ा होगा। भूगोल किसे कहते हैं, ज्योग्राफी किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर, भूगोल मीन्स भूमि गोल है, अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी पृथ्वी पर हमें दिखाई देता है, पर्वत, पहाड़, धरातल, हमारे आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब किस में आते हैं? भूगोल में आते हैं। अब बात करते हैं मानव भूगोल की। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव अपना जीवन यापन करने के लिए जिन जिन प्राणियों, वस्तुओं के संपर्क में आता है, वो सब मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल जो है वो हमारा एक विषय है, ज्योग्राफी जो है वो एक विषय है। और इसमें ये बताया गया कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक जो बुक है अपनी, उसके फर्स्ट अध्याय में हम पढ़ चुके हैं भूगोल के बारे में। क्या आप इसकी अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं? इसमें कौन कौन सी वस्तु आती है भूगोल के अंतर्गत? इस अध्याय ने वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था, जो कि आपको पीछे बताया गया। उसने भूगोल में क्या क्या है वो सब। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय, भूगोल से संबंध, मानव भूगोल का जो भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि इट मीन्स मानव के भूगोल का भूगोल से क्या संबंध है, ये भी हमें पता चल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। समाकलन इट मीन्स सभी चीजों को समान रूप से आंकते हुए, अनुभव प्राप्त करते हुए, और व्यवहार इट मीन्स हमारा प्रकृति के प्रति व्यवहार तथा प्रकृति का हमारे प्रति व्यवहार देखते हुए बढ़ने की प्रक्रिया ही भूगोल है। अतः भूगोल की पहुंच बहुत ही विस्तृत है और किसी भी घटना परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। किसमें? भूगोल में। भूगोल में प्राचीन काल में कोई घटना घटी हो, वर्तमान में घटित हो रही हो, या आगे आने वाले समय में घटित होगी, उन सब का वर्णन, उन सब का अध्ययन हम भूगोल में करेंगे। इसमें आगे आपको बताया गया है कि आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी की 2 प्रमुख घटक हैं? प्राकृतिक अर्थात भौतिक पर्यावरण, और जीवन के रूप जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। इट मीन्स हमारे चारों ओर कौन कौन से भौतिक घटक हैं तथा कौन कौन से जो है वो मानवीय घटक हैं। अब भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? क्वेश्चन पूछा जाए कि भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो हम राइट करेंगे भौतिक भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानवीय भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध एवं मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक और उसके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ये मानव भूगोल की परिभाषा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध हो गया होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, या मानव का जिनसे जीवन संचालित होता है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। किसमें? मानव भूगोल में। मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के जो संबंध है उसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतीकरण, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक होना चाहिए। इट मीन्स इस बात पर तर्क वितर्क होना स्टार्ट हो गया कि भूगोल होना कैसा चाहिए। इसके अध्ययन का उपागम
प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। अर्थात हम भूगोल को आगे चलकर दो भागों में बांटेंगे, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए, सिद्धांतों के आधार पर भूगोल की जो घटनाएं घटित होती हैं उनका वर्णन होना चाहिए, अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है। वैध द्वैधता अर्थात कानूनी दोहरापन, एक दूसरे से रिलेशनशिप, कानूनी रिलेशनशिप नहीं है मनुष्य और प्रकृति का। यहाँ पर एक जो है एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं, इनको आपस में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। अर्थात एक दूसरे को अलग करके ना देखें, प्रकृति और मानव को संपूर्ण समझकर, एक ही तथ्य का पहलू समझकर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। अब आगे आपको बताया गया है, हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद के प्रोथ, नासिका, जलड मरु मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांव, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल का प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। यहाँ पर आपको बार बार यही बात बताई गई है कि बेटा ये जो हमारा जो भौतिक भूगोल है और मानवीय भूगोल है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य का और प्रकृति का एक दूसरे से संबंध है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया आपको, जिस तरह से हमारे रेल मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, इनकी तुलना किससे की गई है? जिस तरह से हमारे शरीर में धमनियां हैं वो एक दूसरे को जोड़ती हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है, इसी प्रकार इनकी तुलना परिसंचरण की धमनियों से की गई है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? कौन? मनुष्य और प्रकृति। मनुष्य और प्रकृति दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है और हम क्या उनको अलग कर सकते हैं? प्रश्न पूछा गया है हमसे। अब आपको मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण करके मूल्यांकन करके किया जाने वाला अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? रेटजेल ने दी। नेक्स्ट है अपना, ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है अपनी जो परिभाषा है वो सैंपल की है। इट मीन्स एलएनसी सैंपल। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर मीन्स जो लगातार घूमती रहती है, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये सैंपल की परिभाषा है। इसमें उन्होंने गत्यात्मकता अर्थात गतिशीलता पर जोर दिया है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। पाल डी ब्लास ये परिभाषा दी है डी ला ब्लास ने। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है उनका संश्लेषित ज्ञान प्राप्त करना ही मानव भूगोल है। अब मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। अब आपको मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताया गया है। मानव भूगोल बार बार हमने पढ़ा बेटा, मानव भूगोल क्या है? मनुष्य और प्रकृति के आपस में जो संबंध है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। मानव और पृथ्वी जो है ये इनके बीच में इस तरह का सहसंबंध पाया जाता है कि हम इनका अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं या इनको सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं।
अब मानव भूगोल की प्रकृति बताई गई है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आपस में एक दूसरे के साथ वो जो क्रिया करते हैं उनके आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। आप अपनी कक्षा 11th की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके होंगे। बेटा एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, भौतिक पर्यावरण के तत्व, किसी भी चीज के तत्व पूछे जाएं, इट मीन्स वो चीज जिस जिस से संबंध रखती है, उसे अपना कार्य संपन्न करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो सब उसके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। जैसे भौतिक पर्यावरण के तत्व हम क्या कहेंगे, हमारा जो पर्यावरण है उसके तत्व क्या है, मृदा है, भू आकृति है, जलवायु है, जल है, जंगल है, वनस्पति है। जो कुछ भी हम अपने आसपास पर्यावरण में देखते हैं वो सब क्या है, भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने क्रियाकलापों द्वारा की है, उनको क्या कहेंगे, मानवीय क्रियाकलाप। तो मनुष्य ने किन किन की रचना की है, ये सब तो भौतिक थे जो हमने ऊपर पढ़े, भौतिक पर्यावरण के तत्व थे। तो मनुष्य ने जो है मानव पर्यावरण में क्या क्या किया है, देखिए अपने घरों का निर्माण किया है, गांवों का निर्माण किया है, नगर सड़क रेलों का निर्माण किया है, उद्योग धंधे खेत पत्तन, दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक सांस्कृतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपभोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये सब चीजें किसके द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा। कौन कौन सी चीजें, हमारा घर सड़क गांव नगर रेल पुल खेत पत्तन उद्योग, ये सब मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है और साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। यहाँ पर आपको ये बात समझाने की कोशिश की गई है बेटा कि मानव जो है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है, और जब मानव पर्यावरण में अधिक दखल अंदाजी करता है तो पर्यावरण जो है वो मानव को प्रभावित करता है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है मानव का प्राकृतिकरण या प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिकरण किया गया है और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से क्रिया प्रतिक्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले जो है मनुष्य कोई भी जो है बर्तन का या कपड़ों का निर्माण करता था तो कैसे करता था, प्राचीन काल में मनुष्य चरखे से निर्माण करता था, लेकिन वर्तमान में किससे करता है, मशीनों के माध्यम से। तो इसमें ये बताया गया है कि महत्वपूर्ण क्या है कि वो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। इसे क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, तकनीक कहते हैं कि पहले हम किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते थे और वर्तमान में किस तरह की तकनीक का प्रयोग हम करते हैं। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है कि उस समाज ने कितना विकास कर लिया है। ये क्या दर्शाती है, प्रौद्योगिकी दर्शाती है, तकनीक दर्शाती है। हम जिस अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हैं वो हमारे समाज के विकास के स्तर को दर्शाती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। प्रकृति के नियमों को, मानव ने पहले प्रकृति के नियमों को पढ़ा और उसके पश्चात प्रौद्योगिकी का विकास किया। उदाहरणार्थ घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इट मीन्स पहले मनुष्य ने क्या समझा कि घर्षण से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, प्रकृति का नियम है। घर्षण जो है किसके बीच, मेघ के बीच, बादलों के बीच भी होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तभी मनुष्य ने जो है प्रकृति के नियमों का पहले अध्ययन किया, देन उसने अपनी प्रौद्योगिकी में उसे अप्लाई किया, तकनीक में उसे अप्लाई किया। इसी प्रकार से डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने योग्य बनाया है। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स पहले हमने वायु गति के नियम पढ़े और फिर हमने वायुयान का विकास किया। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। इट मीन्स जब हम तकनीक का विकास कर लेते हैं तो जो प्रकृति की जो बंदिशें हैं, जिन्हें हम पहले क्या समझते थे, अपने ऊपर बंदिश या बाउंडेशन समझते थे। जैसे कि पहले हम कहाँ रहते थे, आदि मानव काल में गुफाओं में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने ईंटों का निर्माण करना शुरू किया, पत्थरों को तोड़ना शुरू किया, हमने क्या किया, हमने उन गुफाओं को छोड़ दिया और अपने खुद के सेल्फ के मकान बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, हमने तकनीक विकसित की और फिर उसके अनुसार कार्य किया। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया, इट मीन्स आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करने के पश्चात प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जो है बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। किससे? तकनीक से। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। प्रारंभ में जब मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया तो वो अधिक उन्नत तकनीक विकसित नहीं कर पाया। जैसे कि अभी अभी मैंने गुफा का उदाहरण दिया, प्रकृति के अनुसार मनुष्य ने अपने आप को ढाला और उसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसने ये थिंक नहीं किया कि वो खुद सेल्फ के मकान भी बना सकता है। तो इस तरह से यदि वो उस समय ऐसा सोचता तो विकास जो है, इट मीन्स उस स्तर के अनुसार विकास होता, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने आप को जो है विकास के स्तर की ओर अग्रसर किया। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। सामाजिक जो विकास है वो भी बिल्कुल आदिम था। हम पहले समाज में नहीं रहा करते थे, दो दो तीन तीन चार चार के जो है ग्रुप्स में रहा करते थे। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है? इसमें आपको बताया गया है कि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, उसकी पूजा करता था। तो यहाँ पर बताया गया है किस चीज को, पर्यावरणीय निश्चयवाद को। जब मनुष्य पर्यावरण के अधीन था, उसकी प्रचंडता से डरता था, उससे भयभीत होता था, प्रकृति को मनुष्य सुनता था। जैसे कि मनुष्य के पास पहले क्या नहीं हुआ करते थे, घर नहीं हुआ करते थे, तो जब बाढ़ आती, आंधी आती, तूफान आता तो मनुष्य डर जाता था। लेकिन वर्तमान में मनुष्य ने क्या कर लिया है, संभाव्यवाद, अर्थात उसने अपने आप को प्रकृति से भी मजबूत बनाने की कोशिश की है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए तो वो उस स्थिति में अपने आप को सेफ रख सकता है। तो यहाँ तक आज हम करेंगे बेटा, और नेक्स्ट जो है आगे करेंगे। आपको यहाँ तक जो कुछ पढ़ाया गया है वो आपको रीड करना है और वेरी शॉर्ट आंसर आपको लर्न करने हैं। कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं आपको, ये परिभाषाएं भी आप याद करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।